नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के इकाई 1 के अंतर्गत आज हम सभी अध्ययन करेंगे समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, यानी समावेशी शिक्षा के प्रति अभिभावकों का, उसके बाद परिवार का और शिक्षक का क्या दृष्टिकोण होता है, इसी की चर्चा आज इस क्लास में करेंगे। और यह क्लास आपकी बहुत दिनों बाद चल रही है, क्योंकि हमने पिछले साल 5 क्लास इसकी ली थी, 5 वीडियो अपलोड है और आज ये आपकी 6वीं क्लास है। और आपके जो पिछले वीडियो अपलोड हैं आप लोग को देख लीजिएगा, उसके आगे से ये क्लास चलेगी, क्योंकि जो पीछे पढ़ाया गया है वो बहुत ही कीमती है, अमूल्य है और वह परीक्षा में आने की संभावना भी है। और अक्सर आपके प्रश्न होते हैं कि सर परीक्षा में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें परीक्षा में आने की संभावना होती हैं, इसलिए उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है और प्रयास किया जाता है कि हर यूनिट वाइज आपको पढ़ाया जाए, जिससे कि आपका जो पूरा सिलेबस है वह सही ढंग से एक दिशा में जा कर के समाप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम शुरू करेंगे। और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर लीजिए और अपने अन्य विश्वविद्यालय के जो प्रशिक्षार्थी भाई बहन हैं उनको ये क्लास जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में। तो देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब मैंने बताया था कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सबको लेकर के चलना है। इसमें सामान्य बालक भी और विशिष्ट बालक भी, दोनों बालक अध्ययन करेंगे। और विशिष्ट बालक में हमने आपको ये भी बताया था कि विशिष्ट बालक का मतलब ये नहीं है कि बालक दिव्यांग होगा तभी विशिष्ट कहलाएगा। विशिष्ट बालक के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, सामान्य से हट के हैं। जो सामान्य बालकों से हट के हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके आज हम अध्ययन करेंगे कि समावेशी शिक्षा के प्रति विभिन्न लोगों का दृष्टिकोण क्या कैसा है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक सहभागिता। चूँकि हमने कहा कि बालक जो है वह परिवार से ही आता है, सबसे पहले विद्यालय नहीं आता है। सबसे पहले शिक्षा का दृष्टिकोण नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम उसके अभिभावक, माता पिता और उसके परिवार का दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चूँकि आप सभी जानते हैं कि बालक जो है वो अपने परिवार में ही पला बढ़ा होता है। बालक की प्रथम पाठशाला उसकी माता होती हैं। ठीक है, वही उसको बोलना चलना सिखाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माता पिता शुरुआत करेंगे। ठीक है, माता पिता बालकों के खुशहाल जीवन एवं सफलता के संरक्षक होते हैं। किसी के भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे का हित हो। वह सदैव, देखिए कहा गया है कि एक डॉक्टर सोचता है कि हमसे अच्छा डॉक्टर कोई ना बन पाए, हमारा छात्र भी हमसे अच्छा ना बन पाए। ठीक है, लेकिन माता पिता ही एक ऐसे होते हैं जो सोचते हैं। शिक्षक को भी कहा जा सकता है, लेकिन आज के दौर को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि उसमें शिक्षकों का भी अब नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कि पूर्ण ज्ञान देते ही नहीं है, सोचते हैं कि यह जान जाएगा तो हमसे भी आगे निकल जाएगा। लेकिन माता पिता एक दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो यह चाहते हैं कि बच्चा हमसे भी आगे हमारा निकल के दिखाए। ठीक है, हमेशा माता पिता बालक क्या होते हैं, खुशहाल जीवन की कामना करते हैं और वह खुशहाल जीवन एवं सफलता के संरक्षक होते हैं माता पिता। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संदर्भ में अध्यापकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहा जा रहा है कि जब विशिष्ट बालकों की शिक्षा दीक्षा प्रदान करना होता है तो शिक्षकों को कई सारी समस्याएं आती हैं। चूँकि शिक्षक ट्रेंड नहीं होते हैं विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए, तो उनके समझ कई सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन इन समस्याओं से माता पिता क्या होते हैं, पहले से ही परिचित होते हैं कि बालक उनके पास ही रहा होता है। तो वही कह रहा है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संदर्भ में अध्यापकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में माता पिता का सहयोग प्राप्त हो जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में माता पिता का सहयोग प्रदान करते हैं तो जो अधिगम होता है वो सरलता से, सुगमता से हो जाता है। ठीक, आगे कह रहा है इन बालकों की शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को सुविधाजनक ढंग से चलाने के लिए परिवार से निम्न सहयोग अपेक्षित है। यानी कह रहा है कि ये जो कार्यक्रम है समावेशी शिक्षा का, अगर इसको सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन हम चाहते हैं तो परिवार से कुछ आशाएं रखी गई हैं, कुछ अपेक्षाएं रखी गई हैं। वे क्या क्या अपेक्षाएं हैं वह यहाँ पे लिखित है, देखते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स मुझसे नहीं मांगिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो आगे है, अभिभावकों को विशिष्ट बालक की रुचियों, कमियों तथा आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए। अगर समावेशी शिक्षा की सफलता चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि बालक हमारा सही ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, तो समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए अभिभावकों को जो उनके विशिष्ट बालक हैं उनकी क्या क्या रुचियां हैं,
ठीक है, क्या आवश्यकताएँ हैं, कहाँ उनकी कमी है, इनका पता उनको जरूर होना चाहिए, जिससे कि अधिगम सफलतापूर्वक हो सकता है। ठीक है, चूँकि अभिभावक के पास हमेशा बालक जो है दिन में 20 घंटे रहता है और विद्यालय सिर्फ 4 घंटे रहता है। ठीक, आगे दूसरा देखेंगे हम यहाँ पे, बालकों के अधिगम में सहयोग प्रदान करना चाहिए। अभिभावकों को बालक के अधिगम में सहयोग प्रदान करना चाहिए। यह बात अभिभावकों की भी हो रही है और परिवार के सदस्यों की भी हो रही है, ध्यान देंगे। तो अभिभावकों को बालकों के अधिगम में सहयोग प्रदान करना चाहिए या परिवार के सदस्यों को बालकों के अधिगम में सहयोग प्रदान करना चाहिए। अगर मान लीजिए वो कोई चीज़ नहीं पढ़ पा रहा है, तो तुला के पढ़ रहा है, तो उसके साथ बैठ के उसको समय दे करके प्रयास करना चाहिए कि उसको सही ढंग से उच्चारण उसका कर सके। ठीक, आगे देखेंगे हम, बालकों के संवेगात्मक विकास में सहयोग धैर्यतापूर्वक करना चाहिए। क्योंकि बालक विशिष्ट है, सामान्य बालक है नहीं, तो उसको समझने में हो सकता है समय लगे। ठीक, या अगर वह बालक प्रतिभाशाली बालक है तो वो जल्दी समझ जाए, जल्दी समझ जाए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बालकों के संवेगात्मक विकास, संवेग से मतलब है, संवेग मतलब है कि बालक जो विशिष्ट होते हैं, कोई चीज़ में कराया जाता है, उन्हें नहीं आता है तो तुरंत ही हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, तुरंत ही उनके समय में बदला जाता है, वह रुआसा मुंह बना लेते हैं, उदास मुंह बना लेते हैं या रोने लग जाते हैं कभी कभी। तो ठीक है, तो उनके संवेगों को क्या करना, उनके संवेगों में परिवर्तन होने से रोकना और धैर्य का परिचय देते हुए, अपने अंदर धैर्यशीलता का परिचय देते हुए अभिभावकों को उनको सही चीज़ों से अवगत कराना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि प्रयास करके वह सही ढंग से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। यानी कहने का अर्थ यह है कि करत करत अभ्यास जगमती होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से जो जड़मती होता है वह भी क्या होता है, वह भी ज्ञानी हो जाता है। जिस प्रकार एक पत्थर की जो होती है आपकी पटिया, उसके ऊपर रस्सी आती है जाती, कुएं से जब पानी खींचते हैं तो रस्सी नायलॉन की होती है, लेकिन रस्सी आते जाते रगड़ के उस जो पटिया होती है, पत्थर होता है, उसे क्या करता है, उसे काट डालता है, उस पर निशान बना देता है। ठीक है, हालांकि उस पत्थर के आगे उस रस्सी की क्या मिसाल है, क्या औकात है, लेकिन वह बार बार आकर जाकर उस पत्थर को भी छेद देती है। तो वही कह रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अन्य बालकों से उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी तुलना अन्य सामान्य बालकों से नहीं की जानी चाहिए कि मोहन का लड़का देखो कितना तेज है पढ़ने में, तुम कितना कमज़ोर हो। भाई मोहन का लड़का सामान्य बालक है, आपका बालक सामान्य बालक नहीं है। या हो सकता है कि मोहन का लड़का भी विशिष्ट बालक है, आपका लड़का भी विशिष्ट बालक है, तो मोहन के लड़के को क्या है कि बोलने में समस्या है, ठीक है, और आपके बच्चे को क्या है कि हाथ में समस्या है, हाथ से जल्दी नहीं लिख पा रहा है, या एक हाथ उसके पास नहीं है, वह बाएं हाथ से लिखने का प्रयास कर रहा है। तो किसी भी बालक की अन्य बालक से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि हर बालक अपने में विशिष्ट होता है। ठीक, हर बालक के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व व सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। बालकों को यह उनके मन में रखना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप जो हीन भावना से ग्रसित मत होइए, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपको पढ़ लिख करके ये बनना है, परिवार के लिए कुछ करना है। उनके अंदर जब ऐसी भावनाएं होंगी, ठीक है, और सहयोग की भावना, परिवार में सहयोग एक दूसरे का उन्हें मिलता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि माता जी ही पढ़ाएंगी, माता जी नहीं हैं, मेले में गई हैं खरीदारी करने के लिए, तो आज वो बालक नहीं पढ़ेगा। तो परिवार में आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए और बालक को भी सहयोग की भावना से रूबरू करना चाहिए, उसके अंदर भी सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए कि हेल्प ईच अदर। आज हम किसी दूसरे की मदद किए रहेंगे तब हम भगवान से कह सकेंगे कि हमें भी मदद मिल जाए, और जब हम किसी की मदद करेंगे ही नहीं तो हम भगवान से क्या दुआ कर सकते हैं कि हमें मदद मिले। ठीक, तो यही है। आगे, बालकों की शिक्षा व अन्य सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, यानी कि बालकों की शिक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक संसाधन है उनकी व्यवस्था करना, कापी किताब, चाक, डस्टर, पेन, रबड़, पेंसिल इत्यादि जो भी मैप है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम, तो सहायक सामग्री व्यवस्था करना। अब सहायक सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री भी हो सकती है और उनसे संबंधित विशिष्ट बालक से संबंधित भी जो सहायक सामग्री है जो उनके पढ़ने में सहायता कर सकती है। जैसे दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके जो चश्मा उसको दिलवाना, या चश्मे का जो पावर है उसको बढ़वा देना, उसमें नया लेंस लगवा देना। ठीक, ये जो भी या फिर सुनने में दिक्कत है, सुनने वाली मशीन ला देना। ठीक,
या फिर मान लीजिए बालक दिव्यांग है, चल नहीं सकता है, तो उसके लिए व्हील चेयर व्यवस्था करना, इत्यादि संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए परिवार को या फिर अभिभावक को। आगे देखेंगे हम बालकों की शिक्षा, उन्हें बता दिया है। ये 7वां नंबर है बालक की क्षमता के अनुसार उनसे अपेक्षा करना। देखिए बालक जिस स्तर का है, अगर उस स्तर को माता पिता अभिभावक जान गए हैं तो उसी स्तर के अनुसार उनसे अपेक्षा रखनी चाहिए। बालक मान लीजिए दिव्यांग है, वह बाएं हाथ से लिख रहा है और ज़्यादा तेज नहीं लिख पा रहा है, तो उनसे यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वह 1 घंटे में 5 पेज लिख देगा। ठीक है, बालक से अपेक्षा यह रखनी नहीं चाहिए। या उससे यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वह परीक्षा बहुत ही अच्छे अंक 80% मार्क्स लाएगा ही। अगर वह 65% अंक भी प्राप्त कर रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर किया है। इस भावना के साथ अभिभावकों को रहना चाहिए, उसे संतुष्ट रहना चाहिए। आगे है शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रशंसा व पुनर्वर्ण प्रदान करना। बालक जब अच्छा स्कोर करे तो उसके लिए उसे क्या करना, तारीफ करना, न कि उसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, हम तो इतना सोचे, तुम इतना लाए हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना और उसे पुनर्वर्णित करना, उसे रीइंफोर्समेंट प्रदान करना। जब बालक रीइंफोर्समेंट उसके मिलेगा तो बालक की जो आत्मशक्ति है उसमें और विकास होगा और वह अच्छा कर सकने का प्रयास करेगा अगली बार। आगे देखेंगे हम आयोजित सभा व बैठकों में पारिवारिक सदस्यों द्वारा सम्मिलित होना। जो विशिष्ट बालकों हेतु समय समय पर विद्यालय में बैठकें की जाती हैं या कहीं समाज में बैठकें की जाती हैं या सम्मेलन होता है, उसमें अभिभावकों को भाग लेना चाहिए। उसमें कुछ न कुछ नई चीज़ें उनको सीखने के मिलेंगी जिससे कि वो अपने बच्चे का जीवन और बेहतर ढंग से संचालित करने में सहायता मिल सकती है उनको। ठीक है, तो इस तरह से यह तो था कि परिवार से क्या सहयोग अपेक्षित है, क्या परिवार और अभिभावक सहयोग कर सकते हैं समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक की शिक्षा दीक्षा हेतु। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे हम शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में विशिष्ट बालकों के लिए अलग से कक्षाएं चलती थी, विशिष्ट कक्षाएं चलती थी। जब विशिष्ट कक्षाएं चलती थी तो उसमें जो विशिष्ट बालक होते थे वो विशिष्ट बालक एक कमरे में होते, सारे दिव्यांग बालक एक में होते थे। ठीक, और एक कक्षा सामान्य बालकों हेतु अलग चलती थी। लेकिन बाद में कालांतर में परिवर्तन हुआ और आज यह धारणा है कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों एक साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि उनको एक साथ समाज में रहना है, उनको अलग अलग समाज में रहना नहीं है कि यह टोला दिव्यांग लोगों के लिए है, यह टोला जो है जो अंधे लोग हैं उनके लिए है, ऐसा तो है नहीं। सबको साथ मिलजुल कर रहना है, तो सबको साथ मिलजुल के शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके समावेशी शिक्षा को लाया गया, ये चीज़ें कह रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि ये तो हमने बता दिया कि विशिष्ट बालकों के शिक्षण कार्य के लिए क्या क्या परिवार से सहयोग अपेक्षित है। अब हम आगे बात करेंगे कि विशिष्ट बालकों के अभिभावकों का क्या दृष्टिकोण है समावेशी शिक्षा के प्रति। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसको मैं इरेज करूँगा और क्लास आपकी रेगुलर चलेगी अब समावेशी शिक्षा की भी। बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लगे हुए हैं कि कोर्स आपका सही समय से समाप्त हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। जब परीक्षा की तिथि नज़दीक आती है और परीक्षा फॉर्म के भरे जाते हैं तो हमें भी चिंता होने लगती है कि हमें भी समय से कोर्स समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कई सारे छात्र हैं फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि सर हम आप ही के भरोसे हैं, तो आपका भरोसा मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ और समय सारी कक्षाएँ की समाप्त हो जाएंगी। और अगर कुछ शैक्षिक जानकारी आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एडमिशन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। इतनी मैं छूट देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जो पढ़ने वाला है वो अपने विद्यालय में टॉप जरूर करे। ठीक है, सबसे अच्छा अंक लाए, और आप लाते भी हैं, अच्छा लगता है सुन के जब आपके अंक आते हैं और आप हमें कमेंट बताते हैं। और पिछली बार का आपका प्रथम सेमेस्टर में रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है और थर्ड सेमेस्टर के हर जगह धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो रहे हैं और संभवतः अब अंतिम करीब प्रैक्टिकल चल रहा है। उम्मीद है कि 15 जुलाई तक प्रैक्टिकल चलेगा जो बचे हुए कॉलेज हैं, उसके बाद आपके रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है, कापियाँ चेक हो गई हैं आपकी, बस ये प्रैक्टिकल का रिजल्ट बाकी है। तो हम बात कर रहे थे कि विशिष्ट बालकों, अच्छा ये इरेज करना है, ये हटा देंगे। विशिष्ट बालकों की बात कर रहे हैं कि विशिष्ट बालकों में अभिभावकों की क्या है राय। विशिष्ट बालकों के अभिभावकों का दृष्टिकोण। मैं हेडिंग लिखूंगा, बाकी आपको समझना है,
चूँकि इस स्तर पे आप आ चुके हैं कि मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं कि हर एक चीज़ में लिखवाऊँ, ठीक है, समझा दूंगा मैं हेडिंग, और बाकी परीक्षा में आएगा तो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे विशिष्ट बालकों के अभिभावकों का दृष्टिकोण है क्या, ठीक। तो इस दृष्टिकोण देखिए दो प्रकार का होता है, हमने पहले बताया, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो सबसे पहले हम सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे। तो सकारात्मक दृष्टिकोण में पहला है हमारा सर्वांगीण विकास, ठीक है। पहला है सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। और देखिए सर्वांगीण विकास अंतर्गत क्या है। सर्वांगीण विकास मतलब ये है कि विशिष्ट बालकों के जो अभिभावक होते हैं वे यह चाहते हैं कि उनके बालक सामान्य बालकों के साथ अध्ययन करें। सामान्य बालकों के साथ अध्ययन करने से क्या होगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा। वह उनके साथ रहना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, यह सभी सीख लेंगे। तो ये सभी सीख लेंगे तो उनको भावी जीवन में अपना जीवन व्यतीत करने में उनको आसानी होगी, ठीक है। अन्यथा जब वह समाज से कट के रहेंगे, वे जब सामान्य बालकों के साथ पढ़ ही नहीं रहेंगे, शुरू से उनको नहीं जानते रहेंगे, तो अचानक जब उनसे सामना होगा तो कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अभिभावकों का यह दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण, कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है समावेशी शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा हम अधिगम क्षमता का विकास, ठीक है। दूसरा है दृष्टिकोण में अधिगम क्षमता का विकास। अभिभावक यह कहते हैं कि जब बालक उनका सामान्य बालक साथ शिक्षा ग्रहण करता है तो उनके साथ एक प्रतियोगिता लगाता है, समझिए प्रतियोगिता, एक होड़ लगी रहती है कि मैं इससे ज़्यादा करके आऊँ, मैं इससे बेहतर करके दिखाऊँ, ठीक है। मेरी एक उंगली कट गई है लेकिन फिर मैं इससे अच्छा लिख के दिखाऊंगा, इससे अच्छी राइटिंग लिख के दिखाऊंगा। तो जो अधिगम क्षमता होता है, जो अंदर क्षमता है, ठीक, कैपेसिटी है अधिगम करने की, वह क्या होगी, वह और क्या होगी, डेवलप होगी और विकसित होगी, ठीक है। क्योंकि वो एक दूसरे से प्रतिद्वंदी भावना रखेंगे, अच्छा करने की भावना रखेंगे, ठीक है। यही चीज़ कह रहा है। आगे है सामाजिकता का विकास, ये महत्वपूर्ण है, सामाजिकता का विकास। चूँकि अरस्तु ने कहा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रह करके ही सारे क्रियाकलाप करता है, अपना विकास करता है। तो मैंने आपको बताया ही कि यह जो बालक है जब बड़ा होगा तो कहाँ रहेगा, समाज में ही रहेगा। तो जब समाज में रहेगा तो समाज से किस तरह रहना है, किस तरह बातें करनी है, समान लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, समान लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों से जब वह बचपन में अवगत रहेगा तब वह क्या करेगा, समाज में अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सकेगा। अन्यथा जब वह विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा लेगा, विशिष्ट बालकों के साथ शिक्षा लेगा, और जब समाज में वह बड़े होकर के जीवन निर्वहन करेगा तो उसे कोई क्या करेगा, कोई कहीं चिढ़ाएगा उसे, ठीक है, या फिर कहीं कोई उसे धक्का दे गिरा भी सकता है। तो यह जब वर्तमान में हुई रहेंगे उसके साथ तो वह क्या रहेगा, उन चीज़ों से परिचित रहा रहेगा, ठीक है, और समाज में बेहतर ढंग से जी सकेगा। और जब वो अच्छा करेगा, मान लीजिए बच्चा विद्यालय में पढ़ने में बहुत तेज़ है तो उसके क्या होंगे, कई सारे मित्र बन जाएंगे। जब कई सारे मित्र बन जाएंगे तो वह मित्र भी बड़े होंगे तो उसका क्या करेंगे, साथ देंगे, तो समाज में बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन कर सकेगा। और सामाजिकता का विकास मतलब है कि समाज में सहयोग की भावना भी होती है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होती है। तो वह इन सभी चीज़ों से विद्यालय में परिचित हो जाएगा। जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करेगा तो एक दूसरे के सहयोग करने की भावना को भी वह क्या करेगा, सीख लेगा, ठीक है। यही कह रहा है कि बालक की सामाजिकता का विकास भी होता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। ये अभिभावकों का सकारात्मक मत है, ठीक है। सामान्य व्यवहार का अनुकरण, चौथा है सामान्य व्यवहार का अनुकरण। यानी बालक जो होता है, विशिष्ट बालक, वह सामान्य बालकों के जो व्यवहार हैं, ठीक है, जिस तरह की वह क्रिया करते हैं, वह शुरू में तो यह सोचता है घर पे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं दौड़ सकते, हम नहीं चल सकते। लेकिन जब सामान्य बालकों के साथ रहता है और सामान्य बालक भी उसको पुनर्वलित करते हैं, तुम कर सकते हो, हमारे साथी हो, ऐसा नहीं करोगे, तुम दौड़ सकते हो, तुम चल सकते हो। अगर वो चल रहा है धीरे धीरे तो उसको दौड़ाने का प्रयास करेंगे, उसको पुनर्वलित करेंगे, अभी प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि समान व्यवहार का अनुकरण। बालक जो सोचता है कि वह कार्य को नहीं कर सकता है, जब समान बालकों के साथ रहने लगता है और समान क्रियाकलापों को देखता है
तो वह भी उन क्रिया को करने का प्रयास करता है अनुकरण करके, जिसमें वो धीरे धीरे बाद में प्रयास करते करते वह सफल भी हो जाता है। तो यह क्या है, सकारात्मक पहलू है। आगे देखेंगे हम सामाजिक सहभागिता में वृद्धि। सामाजिक सहभागिता सामाजिक सहभागिता में वृद्धि। ठीक है, यह देखिए है कि सामाजिक सहभागिता में वृद्धि, बालक जब विद्यालय में समान बालकों के साथ क्या किया रहेगा, स्पीच दिया रहेगा। ठीक है, भाषा प्रतियोगिता रहेगी, निबंध प्रतियोगिता रहेगी, पोस्टर प्रतियोगिता रहेगी, लेखन प्रतियोगिता रहेगी, सुलेख प्रतियोगिता रहेगी। ठीक है, रंगमंच पे प्रस्तुति रहेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह जब भाग लेगा तो वह क्या करेगा, वह धीरे धीरे सबके साथ समायोजित हो जाएगा। और बाद में जब वह बड़ा होगा तो वह सामाजिक क्रियाकलाप जो हैं, ठीक है, जैसे कि समाज जैसे कहीं कि मान लीजिए हो रहा है, रामायण हो रहा है, वहाँ पे पाठ करना है, तो वहाँ पे लोगों के साथ बैठ के वो रामायण का पाठ कर सकता है। सामाजिक सहभागिता यानी समाज में जहाँ भी किसी का योगदान अपेक्षित है वहाँ पे वह अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, शारीरिक श्रम के द्वारा वह अपना योगदान दे सकता है, किसी की मदद कर सकता है वो। तो यही कह रहा है कि जब सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है तो सामाजिक सहभागिता में वह वृद्धि होती है उस बालक के अंदर। ठीक, वह समाज में एक दूसरे की सहायता के माध्यम से वह आगे बढ़ सकता है। आगे है पाठ्य सहगामी क्रिया में भाग लेना। पाठ्य सहगामी क्रिया में भाग लेना। देखिए, जब दूसरे बालक भाग लेते हैं किसी कार्यक्रम में, जब भी पाठ सहगामी क्रिया ने बताया कि नाटक, संगीत, चित्रकला, ठीक है, दौड़ इत्यादि जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, उसमें जो सामान्य बालक भाग लेते हैं तो उनसे भी प्रेरित होकर के अरे वो ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। जब बालक के अंदर ऐसी भावना आती है तो वह भी भाग लेता है। तो क्या होता है कि पाठ सहगामी क्रिया में बालक भाग भी लेता है जब उसकी शिक्षा दीक्षा समान बालकों के साथ कराई जाती है तब। ठीक है, आगे देखेंगे उचित पाठचर्या शिक्षण, ये लास्ट हमारा है आज। ठीक है, उचित पाठचर्या या यहाँ पाठ्य वस्तु कर लेंगे, उचित पाठ्य वस्तु शिक्षण, उचित पाठ्य वस्तु का शिक्षण। देखिए, उचित पाठ्य वस्तु का शिक्षण मतलब ये है कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाए जाते हैं, विशिष्ट सिलेबस बनाया जाता है, ठीक, स्पेशल सिलेबस बनाया जाता है उनके लिए। लेकिन जब सामान्य बालकों के साथ शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तो वह क्या होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब वह सामान्य बालक के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनको ये दिक्कत नहीं होती कि हाँ हमारे लिए अलग से बनाया गया है, वह कोई दिनहीन भावना का शिकार नहीं होते हैं। ठीक, तो यही कह रहा है कि उचित पाठ्य वस्तु का शिक्षण, जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए उन शिक्षा का वो हकदार होते हैं। जैसे कि उनकी उम्र के जो अन्य बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मान लीजिए कक्षा 2 में बालक है, जोड़ घटाना वह कक्षा 2 से सीखना चाहिए, तो जब उसके हम उम्र के सामान्य बालक जोड़ घटाना सीख रहे हैं तो वह बालक भी अपने पाठ्यवस्तु के अंतर्गत जोड़ घटाना सीखेगा। तो उसे ऐसा नहीं होगा कि उसको अलग से पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए अलग से बना हुआ है, वह दीनहीन है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं उसे समझ में आएगा। उसे लगेगा जो सामान्य बालक पढ़ रहे हैं वो हम भी पढ़ रहे हैं, तो उचित पाठ्यवस्तु का शिक्षण भी हो जाता है। ठीक, तो यही बात कही जा रही है कि उचित पाठ्यवस्तु का शिक्षण होता है जब समान बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है तब। ठीक, तो इसका इसी साथ ले लीजिए समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। इसके आगे हम बात करेंगे नकारात्मक पक्ष की। ठीक है, तो इसी हिसाब से ले लीजिए इसका, या आगे मैं लिखता हूँ तब ले लीजिएगा। ठीक है, ये भी सही रहे। तो ये बात हमने कहा ये आपकी है सकारात्मक। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव। अब जो हम बात करेंगे वो होगा निगेटिव वे में। ठीक है, नकारात्मक दृष्टिकोण यानी निगेटिव व्यू। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहला है कि समायोजन का अभाव, यहाँ से पहला हो जाएगा। ठीक है, समायोजन का अभाव। अभिभावकों का मानना ये है कि जब बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा तो वह समायोजित नहीं हो पाएगा। ठीक, वह अपने को थोड़ा अलग महसूस करेगा उन बालकों से, इसलिए वह समायोजन नहीं कर पाएगा, बालक में समायोजन का अभाव हो जाएगा। यह पहला पक्ष है नकारात्मक, उनको ये नकारात्मक पक्ष है।
और नकारात्मक दृष्टिकोण है अभिभावकों का समावेशी शिक्षा के प्रति, यानी कि बालक जब विशिष्ट बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा तो सबसे पहला उनका नकारात्मक पक्ष यही है कि वह समायोजन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। दूसरा उनका कहना यह है कि शैक्षिक अपेक्षाओं में वृद्धि। ध्यान देंगे, शैक्षिक अपेक्षाओं में वृद्धि। अब जब बालक को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाएगा तो गार्जियन यह उनसे आशा करते हैं कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, बालक आपका सामान्य बालकों के साथ पढ़ तो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए उसकी उंगली कटी हुई है तो उंगली जुड़ तो जाएगी नहीं। ठीक, तो अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकता है सामान्य बालकों के जैसे? तो उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है, अभिभावकों के अपने बालकों से, वह कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ जाती हैं। तो वही करा कि शैक्षिक अपेक्षाओं में वृद्धि होने लगती है, यह भी एक नकारात्मक पक्ष है। ठीक, आगे देखेंगे हम असहयोगात्मक दृष्टिकोण। तीसरा हमारा है असहयोगात्मक ठीक दृष्टिकोण, यानी कि जो बालक होते हैं वह क्या होते हैं, वह थे उद्दंड किस्म के होते हैं। अभिभावकों का नकारात्मक पक्ष में कहना है कि बच्चे उद्दंड किस्म के होते हैं, वह बच्चे की मदद नहीं कर सकते। मान लीजिए वह गिर गया है, दिव्यांग है, तो कुछ क्या होता है, दूर से आनंद लेते हैं, हाँ वो तो गिर गया, हाँ आनंद लेते, खूब हंसते हैं, ठीक है, उनको मज़ा आता है। तो जो क्या कहते हैं, उनका सहयोगात्मक रवैया नहीं होता है बालकों का, सामान्य बालकों का विशिष्ट बालकों के साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं होता है। हालांकि ऐसी बात है नहीं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सी किताबी बातें हैं कि बालक को सहयोग करते हैं, हालांकि करते तो हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 सामान्य बालक हैं तो उसे सोच सकता है कि 30-40 आनंद लेने वाले हों, लेकिन बाकी जो 60 होंगे वो सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, वो सहयोग करते हैं। लेकिन कहना ये है नकारात्मक पक्ष में कि असहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है। यह असहयोगात्मक दृष्टिकोण शिक्षक का भी होता है और छात्रों का भी होता है, यह अभिभावकों का कहना है। ठीक, आगे देखेंगे हम सामान्य बालकों के द्वारा परेशान करना। ठीक है, ये अभी बात है सामान्य बालकों के द्वारा, यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह गार्जियन कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य बालकों के द्वारा परेशान करना। ठीक है, कहना ये है अभिभावकों का कि जो सामान्य बालक होते हैं वह विशिष्ट बालकों को परेशान करते हैं। ठीक है, उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उनको ऐसे बर्ताव के साथ करेंगे जैसे लगता है कि वह क्या है, वह दीनहीन हैं। ठीक है, वह दुखी व्यक्ति हैं, वह सताए जा रहे हैं उनके द्वारा, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है, ऐसी भावनाएं वह पैदा करते हैं। ठीक है, तो वही कहा कि सामान्य बालकों के द्वारा परेशान किया जाता है, इसलिए सामान्य बालकों के साथ शिक्षा उनको नहीं देनी चाहिए। आगे है विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का अभाव। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का अभाव। देखिए, बीएड 2 होता है, एक स्पेशल बीएड होता है और एक नॉर्मल बीएड होता है। आप होता है स्पेशल बीएड के बारे में न जानते हो, लेकिन स्पेशल बीएड भी होता है। स्पेशल बीएड में क्या होता है, जो स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, जो स्पेशल चिल्ड्रेन हैं, उनको कैसे टीच किया जाए इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और हमें आपको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय UPRTU, जिसके स्टडी सेंटर मेरा खुद का है, तो इसमें यह बीएड होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल बीएड और स्पेशल बीएड। स्पेशल बीएड जो टीचर किए हुए हैं उनका क्या है, अभाव है, यानी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त। ठीक, यानी ऐसे अध्यापक जिनको की ट्रेनिंग मिली हुई है कि जो विशेष बालक हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, इनकी ट्रेनिंग जिन शिक्षकों की मिली हुई है उनकी क्या है, आज के समय में कमी है। इसलिए सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, यह अभिभावकों का मत है। ठीक है, आगे है कार्यभार में अधिकता। कार्यभार में अधिकता कहा जा रहा है ये कि जो शिक्षक होते हैं उनके पास अत्यधिक मात्रा में कार्य करने को होते हैं। ठीक, अब उनके पास इतने कार्य होते हैं कि वह
विशिष्ट बालकों पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। समान छात्रों के बाद वह विशिष्ट बालकों पर उचित ढंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं। जितना उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए समान बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और कार्यभार से आशा एक चीज़ और का है कि जो शिक्षक होमवर्क देता है वह, मान लीजिए 2 दिन की छुट्टी है, शिक्षक ने 10 पेज होमवर्क दे दिया, और जो सामान्य बालक है वो 10 पेज तो होमवर्क कर लेगा, लेकिन जो विशिष्ट बालक है वो अभी उसी कहा था कि गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, तो वह 10 पन्ना उसको लिखना पड़ेगा, और उसको 10 पन्ना लिखने में समझ लीजिए कि 10 दिन लग जाएंगे। ऐसा उसको महसूस होगा कि कितना वो थक गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कार्यभार में अधिकता हो जाती है। ठीक है। इसलिए विशिष्ट बालकों को अलग से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक। और आगे है हमारा ये 6वां व 7वां है, अंतिम है कि शिक्षकों का दृष्टिकोण। ठीक है। शिक्षकों का, यहाँ पर हम नकारात्मक दृष्टिकोण करेंगे। शिक्षकों का हेय दृष्टि से देखना, ये कह सकते हैं हम, हेय दृष्टि से देखना, हेय दृष्टि से देखना या बर्ताव करना भी कह सकते हैं हम। ठीक। या शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण भी कर सकते हैं। शिक्षक जो होते हैं, जब विशिष्ट बालकों को देखते हैं तो नाक सिकोड़ते हैं, भौं सिकोड़ते हैं, इसको कौन पढ़ाएगा, छोड़ो जाने दो, अच्छा चलो तुम बताओ, पूछते पूछते रहेंगे, उससे तब देखेंगे कि हाँ तुम बताओ जी, तो तुम बताओ। तो जब वह ऐसा करते हैं, जो दृष्टिकोण उनका नकारात्मक होता है, तो ये दृष्टिकोण से देखते हैं कि मतलब बालक क्या है, वह नहीं बता सकता, वह अपंग है, वह दिव्यांग है, वह विकलांग है, वह इस बात का जवाब नहीं दे सकता। वह पहले से ही क्या होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, वो पहले से सोच चुके होते हैं कि यह इसका उत्तर दे ही नहीं सकता है। तो यह क्या है, इसके कारण ही बालक क्या होता है, वो निराश होता है, दुखी होता है। ठीक। तो यही सब बातें हैं। तो यही है कि विशिष्ट बालकों के अभिभावकों का दृष्टिकोण ये सकारात्मक दृष्टिकोण है, उनका पक्ष है कि शिक्षा देनी चाहिए, और यह पक्ष है कि शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक। तो इसी साथ अब ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम बताएंगे कि शिक्षकों का सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। ठीक। किराने घर जाता हूँ, आराम से इसके साथ लेकर के नोट्स बनाते रहिए और समझते रहिए। हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है। इरेज कर देते हैं इसको। ये तो नंबर ऐसे ही रहेंगे। देखिए, समावेशी शिक्षा जो प्रश्न पत्र आपका है, यह बहुत ही आसान है। ठीक है। इसको समझ के जब लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन समझेंगे तब। और समावेशी शिक्षा है नहीं सिर्फ बालकों के प्रति ही सारी बातें लिखी हुई हैं, बालक से ही संबंधित है। यहाँ पे अभिभावकों की जगह हम कर लेंगे शिक्षकों का। ठीक है। यहाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण। ठीक है। तो देखेंगे अब हम कि विशिष्ट बालकों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण क्या है। ठीक। यानी शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले पॉजिटिव व्यू की चर्चा करेंगे। तो देखिए, शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये है कि शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षक कहते हैं कि सभी बालकों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। तो शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी बालकों को शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक। इसलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक, विशिष्ट बालक दोनों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है। आगे है सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा। ठीक। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा। सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा से मतलब ये है कि शिक्षक कहते हैं कि जब बालक सामान्य बालकों के साथ, जब विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अध्ययन करेंगे, तो उनमें क्या होगा कि वे जब बड़े होंगे और समाज में जब रहेंगे तो सामाजिक अंतःक्रिया को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। यानी कि उनमें आपस में वैमनस्य तो नहीं रह जाएगा। ठीक है। वे मिलजुल करके रहेंगे और सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाज में क्या होगा, वैमनस्यता नहीं फैलेगी, भाईचारा का भावना का विकास होगा। ठीक है। आगे है, ये तो हो गया शिक्षा का अधिकार, सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा। आगे शिक्षक कहते हैं कि सामाजिक अंतर को कम करना, यानी समाज में जो अंतर है, ठीक है, सामाजिक अंतर,
सामाजिक अंतर में कमी, ठीक है, कमी लाना है, लिख देते हैं कि सामाजिक अंतर में जो होगा कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जब बालक शुरू से ही सामान्य बालक विशिष्ट बालकों के साथ जब अध्ययन किया रहेगा तो उनको हे दृष्टि से नहीं देखेगा, वो उनको उनकी जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करेगा, उस व्यक्ति का सम्मान करेगा, उसकी दिव्यांगता का सम्मान करेगा, किसे भगवान ऐसा बनाया है, ये हम लोग के जैसा ही है, यह भी एक मानव है। तो सामाजिक अंतर जो है कि आज समाज में जो अंतर बना हुआ है, समाज जो खाई बनी हुई है, उसे उसमें कहीं ना कहीं यह कमी आएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सामाजिक अंतर में कमी लाना, यानी सामाजिक अंतर को कम करना, इसके द्वारा सामाजिक अंतर को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आज के समय में आप जानते हैं कि इतना जाति पात बढ़ गया है, छुआछूत बढ़ गया है। जैसे कि मान लीजिए बीएड में मैंने कहीं कहीं देखा है कि अगर विद्यालय का जो प्रबंधक है, प्रबंधक समिति जो है वो ब्राह्मण है, तो उनमें जो विद्यालय में प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें 250 में 225 नंबर जो है, जितने जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, सबको 225 नंबर मिलेगा और बाकी जो भी बच्चे हैं उनको 224 नंबर मिलता है। ऐसा भी हमने कहीं कहीं विद्यालयों में देखा है। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं जो जाति के पूर्वाग्रह से वो ग्रसित हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है सामाजिक अंतर में कमी आएगी, यानी कि जब बालक एक दूसरे के साथ रहेंगे, जब विशिष्ट बालक सामान्य बालक साथ में रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और यही भाव बड़े होने तक उनमें रहेगा, जिससे कि जो बालक है, दिव्यांग बालक है, वह समाज में समायोजन करके अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकेगा। ठीक है, आगे है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, चूँकि कहा गया है कि समाज बदलता रहता है, सामाजिक परिवर्तन, तो समाज में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। हमने अभी यही चीज़ बता दी कि जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक अध्ययन करते हैं तो जो सामाजिक परिवर्तन आता है, पक्का। क्यों आता है सामाजिक परिवर्तन? क्योंकि वे अब समझ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के माता पिता हैं, अरे वो क्या है, वो गूंगा बालक है, उसके साथ मत जाओ, उसके पास मत जाओ, ठीक है, वो तो क्षति पहुंचा देगा। तो बालक कहेगा कि नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है, ऐसा मेरा साथी मोहन जो है वो मेरे साथ भी पढ़ता है, वो भी बोल नहीं सकता है, वो मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, मैं भी इसके साथ खुशी खुशी खेल सकता हूँ। तो उसे भी आनंद आएगा, उसको भी आनंद आएगा, दोनों को आनंद आएगा। तो धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है, शिक्षा के द्वारा इस समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। तो धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं कि लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। और यह सभी हो सकता है शिक्षा के द्वारा, जब सभी मिलजुल करके शिक्षा अध्ययन करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अधिगम करेंगे, तभी जाकर के समाज में परिवर्तन संभव है। ठीक, यह तो हो गया सकारात्मक दृष्टिकोण। अब हम बात करेंगे नकारात्मक दृष्टिकोण की। ठीक है, निगेटिव व्यू की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है कि छात्रों में क्या एक रूपता की कमी। ठीक है, यहाँ से है पहला हमारा। शिक्षक कहते हैं कि सारे जो छात्र हैं सब में क्या है, विभिन्नता है। ठीक है, छात्रों में विभिन्नता। ठीक है, छात्रों में विभिन्नता, यानी जो छात्र है, एक छात्र है पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र है। ठीक, एक छात्र है जो कि पढ़ने में बहुत ही क्या धीमे है, कोई छात्र अत्यधिक लंबा है, कोई छात्र छोटा है। ठीक, तो जो क्लास में विविधता है, इसके कारण भी हम सबको एक साथ अध्ययन कराने में अक्षम हैं। तो ये शिक्षा का तर्क होता है कि छात्रों में विभिन्नता है, छात्रों में एक रूपता नहीं है, समानता नहीं होती है, इसलिए विशिष्ट बालकों को अलग और सामान्य बालकों को अलग शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, आगे है कार्यभार में वृद्धि। कार्यभार में वृद्धि। अब शिक्षा का नाम ये है कि जब हम सामान्य छात्रों को होमवर्क देते हैं, ठीक है, क्लास में हम सामान्य बालक, मान लीजिए सामान्य बालक हैं 100, ठीक है, दिव्यांग बालक हैं 30। अब हम 100 को देख के जब होमवर्क देते हैं तो इसमें ये कहा गया कि गेहूं के साथ घून में पीस जाता है। तो इन 100 बालकों को मान लीजिए 2 दिन की छुट्टी, मैंने कहा 1 पेज राइटिंग लिख के लाने हैं, सॉरी 1 पेज नहीं 10 पेज राइटिंग लिख के लानी है। तो 10 पेज राइटिंग सामान्य बालक लिख लेगा, लेकिन जो दिव्यांग बालक है वो नहीं लिख पाएगा, उसे कठिनाई होगी, उसे उसका देखने में दिक्कत हो, या उसे हाथ से लिखने में समस्या हो, या उसे पैर मोड़ के बैठने में समस्या हो। ठीक, तो वह क्या है, गेहूं के साथ घुन पीसता है। तो ये कह रहा है कार्यभार में वृद्धि, उनके बालकों के, विशिष्ट बालकों के कार्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक, आगे है तीसरा कि मूल्यांकन में कठिनाई। शिक्षक का कहना होता है कि हमें मूल्यांकन करने में नहीं पता चलता है कि यह कौन सी बालक की कॉपी है। ठीक, मूल्यांकन में कठिनाई हमें महसूस होती है।
ठीक है। और छात्रों को भी क्या होता है, इसमें घाटा होता है। अब कापी तो पता है नहीं कि दिव्यांग बालक कापी है कि सामान्य छात्र की कापी है, जिस तरह उसमें लिखा होता है उससे अंक मिल जाता है। लेकिन वही शिक्षक को अगर पता रहे कि दिव्यांग बालकों की कापी है, अगर मान लीजिए कुछ अक्षर मात्रा गलती भी है तो सुधार करते हुए उनको अच्छे नंबर दे देगा, तो क्या होंगे, अच्छे नंबर पाकर प्रफुल्लित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है, पुनर्बलित होंगे, आगे उसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शिक्षकों क्या होता है, मूल्यांकन करने में बहुत कठिनाई होती है। जैसे आप सभी बीएड की जब कापी जमा करते हैं तो कापी ऐसी होती है, यहाँ आप रोल नंबर भरते हैं, शब्दों में, अंकों में, यहाँ गोला वाला रंगते हैं, यहाँ पेपर का नाम लिखते हैं, इधर पेपर का नाम लिखते हैं। तो यह जो हिस्सा होता है यह फाड़ के अलग कर लिया जाता है और यह हिस्सा आपका जाता है कापी चेक करने के लिए। तो एग्जामिनर को पता नहीं होता कि कौन सा रोल नंबर कापी है, ठीक है। अगर आप सोचे कि यूनिवर्सिटी में रोल नंबर देख के नंबर पर बढ़वा ले तो रोल नंबर पता नहीं चलेगा एग्जामिनर को जो कापी चेक करने वाला है कि आपके कौन से रोल नंबर की कापी हम चेक कर रहे हैं, ठीक। उससे सिर्फ विषय, दिनांक और कक्षा पता रहेगा। इसी तरह यहाँ भी होता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे है, यह तो हम बात की मूल्यांकन में कठिनाई का, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा है कि सीखने की गति में भिन्नता, ठीक है। चौथा नंबर हमारा है सीखने की गति में भिन्नता, यानी कि सीखने की गति में भिन्नता। जो सामान्य बालक किसी चीज़ को अगर मान लीजिए 1 घंटे में सीख लेता है, ठीक, तो उस चीज़ को जो विशिष्ट बालक है वह 1 दिन में सीखेगा। या कोई मान लीजिए सवाल है, ठीक, 2 धन 3 5, यह जो सामान्य बालक है वैसे 1 मिनट समझ लिया, लेकिन विशिष्ट बालक को ये समझ में नहीं आ रहा है, उसके सीखने की गति में क्या है, धीमापन है, वो धीरे सीख रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्लास बाधित होती है। अब उसको नहीं समझ आ रहा है, गुरु जी हमने समझी नहीं आता, तो गुरु जी आगे पढ़ाएंगे कैसे, गुरु जी आगे पढ़ाएंगे तो कहेगा देखा हमको नहीं पता सुन गुरु जी, ठीक, वो शिकायत करेगा। तो वही कह रहा है कि सीखने की गति में भिन्नता होती है, इसलिए सामान्य बालकों की कक्षाएँ अलग होनी चाहिए और विशिष्ट बालकों की कक्षाएँ अलग होनी चाहिए। यह शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, ठीक है। चौथा हो गया। अब 5वां बात करेंगे। 5वां है कि अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता, ठीक है। अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता है। चूँकि जब कक्षा में विशिष्ट बालक हैं तो उनको पढ़ाने के लिए अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हम बताते हैं आपको अभी कि बीएड जैसे कि 2 होता है, एक नॉर्मल बीएड और स्पेशल बीएड। स्पेशल बीएड जो किए होते हैं उन सभी टीचरों को ये अलग से जो कौशल होते हैं वो सिखाया जाता है कैसे विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक। लेकिन जो सामान्य बीएड किए होते हैं उनको ये प्रदान शिक्षा नहीं की जाती है, उनको स्किल्स नहीं दी जाती है। और जब अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता, जब नॉर्मल बीएड किया हुआ शिक्षक जब जाएगा पढ़ाने के लिए और समावेशी कक्षा रहेगी तो उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसे अतिरिक्त कौशल की जानकारी नहीं है कि कैसे डील करना है बच्चों को, कैसे उनको पढ़ाना है, ठीक, तो वह अधिगम नहीं करा पाएंगे, ठीक है। और 6वां हमारा लास्ट है कि प्रशिक्षण का अभाव। तो मैं अभी एक बात जो बता रहा हूँ यही चीज़ है कि शिक्षकों को समय समय ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए विशिष्ट बालक को पढ़ाने के लिए, या ट्रेनिंग दे करके यहाँ भेजना चाहिए, लेकिन उनको प्रशिक्षण मिलता नहीं है किस तरह से विशिष्ट बालकों को पढ़ाया जाए, इसलिए वह हम अध्ययन नहीं करा पाते हैं, अधिगम नहीं करा पाते हैं सामान्य कक्षा में विशिष्ट छात्रों को, ठीक। तो इसलिए समावेशी शिक्षा की जो कल्पना की जा रही है इसमें ये शिक्षकों का नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक दृष्टिकोण है कि इन सभी के कारण समावेशी शिक्षा सफल नहीं हो सकती है। समावेशी शिक्षा में सभी क्या है, व्यवधान है, ठीक है। शिक्षकों का दृष्टिकोण है नकारात्मक और ये उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है। इस तरह से आज की क्लास में समावेशी शिक्षा के प्रति आपका परिवार का जो रवैया है या समयावक परिवार किस तरह से सहयोग कर सकता है, माता पिता अभिभावकों का सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण समझ में आया होगा, शिक्षकों का सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण, ये दोनों आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आज की ये क्लास समाप्त होती है। किनारे हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।